हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करेंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम सुनते ही समझ में आ जाता है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको तो सुनते ही समझ में आ जाता है कि कंपाउंडिंग या कंपोजिशन स्कीम का मतलब एक ऐसा व्यापारी या एक ऐसा बिजनेसमैन या ऐसा सप्लायर ऑफ सर्विसेज, सप्लायर ऑफ गुड्स। ओ ठीक। फिलहाल सप्लायर ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ सर्विसेज को थोड़ी देर के लिए किनारे करते हैं और हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, बट ऑब्वियस है रजिस्टर्ड पर्सन है, तो कंपोजिशन स्कीम में कब जा सकता है। कंपोजिशन स्कीम का मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लार्ज टैक्स पेयर्स, लार्ज बिजनेसमैन। हम छोटे बिजनेसमैन की बात करते हैं जिनका टर्नओवर 50 लाख तक का है। कितना है? जिनका टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम में, यानी अगर हम बात करें कंपोजिशन स्कीम की, तो अप टू 50 लाख तक का अगर टर्नओवर है तो वहां ये बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है? भैया आप छोटे बिजनेसमैन हो और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम छोटे बिजनेसमैन को कहीं से भी डिस्टर्ब करें, उनको ये कहें ये बुक्स रखो, ये बुक्स मेंटेन करो। जब हम अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स देखेंगे तब हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम क्यों बात कर रहे हैं। हम उनको ज़्यादा कंप्लायंस के बारे में नहीं बात करेंगे। तो हमने उनसे कहा भैया तुम लोग छोटे बिजनेसमैन हो, थोड़ा साइड रहो। हमें गवर्नमेंट ने कहा, मैंने नहीं कहा। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमें पूरा कंसंट्रेट करने दो। किन पर? उन बिजनेसमैन या उन एसएससीज पर जो थोड़े लार्ज बिजनेस प्लेयर्स हैं, मार्केट में जो दमखम रखते हैं। ठीक है, 50 लाख तक का आपका टर्नओवर है, दैट इज ओके। और ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है कि 50 लाख की इस लिमिट को जब वो चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर नहीं कर सकते। यानी कि गवर्नमेंट के पास पावर जो है वो भी लिमिटेड है। इस 50 लाख की लिमिट को वो 1 करोड़ तक ले जा सकते हैं कंपोजिशन स्कीम को। फिलहाल ये लिमिट आपकी 50 लाख है। फिलहाल ये लिमिट आपकी 50 लाख है। अगर कोई एसएससी जिसका टर्नओवर 50 लाख तक है, ही कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। और 3 टैक्स रेट्स लगते हैं। कितने टैक्स रेट्स लगेंगे? 0.5%, 1% एंड 2.5%। 3 टैक्स रेट्स लगेंगे इसमें। 0.5% देखें ना कितना नॉमिनल टैक्स रेट है। यानी अगर मेरा टर्नओवर 30 लाख है, देन आई pay plainly 0.5% on that and can get the benefit of not to follow the other hardships provisions। यानी जो मेरे ऊपर प्रोविजंस हार्डशिप ला रहे हैं उनको किनारे करो, किनारे करो, झंझट खत्म करो। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है आप पे कर दो। आपने जहां जहां से सामान खरीदा था या इनपुट सर्विसेज थी, बन जो गवर्नमेंट को पे हो चुका। मान लीजिए मैंने आपसे सामान खरीदा, मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं, मैंने आपसे सामान खरीदा, मैंने आपको टैक्स पे किया होगा। अब चाहे वो मैंने गुड्स के नाम पर पे किया हो, चाहे सर्विसेज लेने के नाम पर जीएसटी का पेमेंट किया हो। अब मेरी जेब से तो पेमेंट हो गया सरकार को, आपने वो पेमेंट अपनी जेब से कर दिया। अच्छा, यहां तक जो मेरे पास सामान आया उस पर गवर्नमेंट को टैक्स जा चुका है। अब जो मैं आउटपुट दे रहा हूं, अब उस आउटपुट पर गवर्नमेंट ने कहा कि अगर छोटा बिजनेसमैन है तो कई सारे कंप्लायंस प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, आप उनसे थोड़े बच जाएं, आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाएं। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो आप अब एक काम करिए, स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स का पेमेंट करके झंझट यहीं पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। अब हम आपसे ये नहीं कहेंगे वो बुक्स ऑफ अकाउंट, वो सिस्टम मेंटेन करो, आप स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स दे दो। और खबरदार जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की बात कही, गवर्नमेंट को तो 2 फायदा मिला, हमसे तो स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स मिल गया, और जो मैंने इनपुट में यूज किया था सामान, उस पर तो गवर्नमेंट ने सारा का सारा टैक्स वसूल चुकी है। तो गवर्नमेंट को नुकसान कहां हुआ? गवर्नमेंट तो टैक्स लिया है, गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि टैक्स नहीं लिया। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया। हाँ, हमको थोड़ा रिलीफ दे दिया, वो चेन ब्रेक हो गई बीच में। जो आईटीसी, इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम था, वो बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। इज इट क्लियर? लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों को इससे थोड़ी राहत मिलती है कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स है, हमें क्या मतलब, किनारे करते हैं। जितना भी टर्नओवर होता है उस पर हम स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स का पेमेंट करके किनारे हो जाते हैं। तो फिलहाल नॉट विथ स्टैंडिंग, अब समझ में आया हम किस तरह की बात कर रहे हैं, 50 लाख तक की। अब धीरे धीरे करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और एक अच्छी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आते ही जो मैंने पहला और दूसरा सेंटेंसेस यूज़ किया,
ओहो, मैंने कहा था ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स, ऐसा वर्ड यूज़ किया था और मैंने उसमें कुछ अजीब तरह की हरकत की थी, तो वही हरकत अब फिर से होगी, जरा ढंग से देखें। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, एनीथिंग इन द कॉन्ट्रेरी कंटेंट, यानी इसके अलावा अगर कुछ और ना लिखा हो कहीं तो एनीथिंग कॉन्ट्रेरी इन दिस एक्ट, but subject to the provision of section 9 subsection 3, section 9 subsection 4, section 9 subsection 3, section 9 subsection 4 बताया था। अगर मेरे ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से टैक्स लगता है, इफ आई एम द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज टू बी पेड बाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मैंने किसी से सामान खरीदा, मैंने उसको टैक्स दिया, वो टैक्स गवर्नमेंट को देता है, दैट इज द नॉर्मल मैकेनिज्म। मैंने आपसे सामान खरीदा, आपसे गवर्नमेंट टैक्स न लेकर के मुझसे गवर्नमेंट टैक्स लेती है, आपसे टैक्स न चार्ज करके गवर्नमेंट मुझसे टैक्स चार्ज करती है, दिस इज नोन एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इज इट क्लियर? ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में था। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में क्या था? अगर मैंने आपसे सामान खरीदा और आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो, लेकिन मैं जो आपसे सामान खरीद रहा हूं मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो सरकार ने कहा यहां पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दो जगहों पर लगेगा, ये चीज याद रखेंगे, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, और इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई एसएससी जो सामान खरीदता है और गवर्नमेंट कहती है कि पर्टिकुलर ये नोटिफाइड एसएससी है, जो नोटिफाइड पर्सन है, जो सामान एक्वायर करने पर एक्वायरर से टैक्स चार्ज किया जाएगा, दिस इज नोन एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। दूसरा, अगर कोई रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड बंदे से सामान खरीदता है तो वहां पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, जो रिसिपिएंट होगा गुड्स या सर्विसेज का उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। इज इट क्लियर? जी, दोनों तरफ से गवर्नमेंट के पास टैक्स तो जाना ही जाना था, तो गवर्नमेंट ने टैक्स तो मेरे ही जेब से जाना था, लेकिन कोई और देता, लेकिन अब मुझे ही देना पड़ेगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को, इसको हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इज इट क्लियर? जी सर। तो हम लोग फिर से पढ़े, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट but subject to the provision of section 9 subsection 3 and section 9 subsection 4, subject to the provision, उनको आप थोड़ा किनारे कर दो। अगर कहीं एक्ट में कहीं उल्टा ना लिखा हो, कहीं विपरीत ना लिखा हो, उसके अलावा नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल एप्लीकेबल होगा इन लोगों पर, लेकिन जब तक कि सेक्शन 9(3) और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जी, और रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर, अंडरलाइन जरूर कर लेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर, हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग को बिल्कुल अंडरलाइन करेंगे। और देखो तो मैंने भी बोल्ड लेटर में लिखा है, अगर मैं बात करता हूं फाइनेंशियल ईयर 17-18 और फाइनेंशियल ईयर 18-19, अगर मुझे ये देखना हो, क्या देखना हो, अगर मुझे ये देखना हो क्या मैं यहां पर कंपोजिशन स्कीम में जा सकता हूं या नहीं, इसके लिए मुझे उसके पिछले वाले ईयर्स के टर्नओवर को देखना पड़ेगा, और ये एग्रीगेट टर्नओवर होता है। कौन सा टर्नओवर होता है? एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जस्ट उसके पिछले वाले साल के टर्नओवर को आपको देखना पड़ता है। अगर वो टर्नओवर 50 लाख के अंदर है, then you can eligible to get the benefit of the same thing of under section 10 in the current financial year 18-19. is it clear? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। लिखा है 50 lakhs rupees turnover in the preceding financial year didn't exceed 50 lakh, did not exceed rupees 50 lakhs, may opt to pay, may opt to pay means there is an option which is given to a person that if he just want to go with section 10 then he can go, and instead of paying the normal taxation on the supply of goods or services he can opt to pay tax as per section 10 means composition scheme। अब मैं सर्विस मैंने बोला, लेकिन अभी मैं थोड़ा पलटने वाला हूं, थोड़ी देर में मैं पलटने वाला हूं, ये पलटने वाला नहीं, मैं थोड़ी अपनी बातों से मुकरने वाला हूं, चरा देखें ढंग से।
बट नॉट एक्सीडिंग। अच्छा, टैक्स रेट दिया हुआ है, क्या टैक्स रेट दिया है जरा सर उसकी भी बात कर लीजिए। An amount calculated at such rate as may be prescribed but not exceeding 1% of the turnover in state or turnover in union territory in case of manufacturer। अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो टैक्स रेट दिया हुआ है 1%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो टैक्स रेट है 1%, अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो टैक्स रेट है 1%। इज इट क्लियर? मैन्युफैक्चरर के केस में ऑलवेज इट वुड बी 0.1% एंड 2.5%, 2.5% of turnover in state or turnover in union territory in case of person engaged in making supplies referred to in clauses 6 clauses B paragraph 6 of schedule 2। सर बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गए हम। आप ना जिस तरह से लैंग्वेज बोल रहे हैं ना उससे कुछ यहाँ पर घुस नहीं रहा, ढंग से सुनेंगे। 3 पॉइंट्स कवर्ड हैं और ज़रा तीनों पॉइंट्स को मैं तोड़ तोड़ कर पढ़ता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। अब मैं बोलूँ फिर से ये चीज़, पहले तो ये है कि समझ में नहीं आया, अब समझ में कैसे आता है देखें। पहला लिखा है 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी, यानी सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट की बात कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट लाइक 1% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट, हम पढ़ेंगे 1% ऑफ टर्नओवर अंडर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट टर्नओवर 1% ऑफ द इंट्रा स्टेट टर्नओवर, यानी ये इंटर स्टेट टर्नओवर पर एप्लीकेबल नहीं होता। और अगर कोई एसएससी इंटर स्टेट टर्नओवर करता है, इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई करता है, तो क्या उसके ऊपर ये सिस्टम लगेगा? अब भी 2 मिनट बाद आपको मैं फिर से इसी मुंह से जवाब दूंगा, जरा ढंग से देखें। मैं फिर बोलता हूं 2.5% ऑफ द इंट्रा स्टेट टर्नओवर, चाहे आप स्टेट टर्नओवर कहें चाहे यूनियन टेरिटरी टर्नओवर कहें। इसके बारे में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टू नो टॉपिक में हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। मुझे अब आपको यूनियन टेरिटरी और नॉर्मल स्टेट टर्नओवर के बारे में अंतर बताने की जरूरत नहीं है। 0.5% of the turnover in state or turnover in union territory in case of other supplier subject to such condition and restriction। Okay, 1% in case of manufacture, that is full and final intra state। अगर कोई मैन्युफैक्चरर इंट्रा स्टेट ट्रेड कॉमर्स या गुड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज करता है तो उस केस में, मैन्युफैक्चरर के केस में 1% मैन्युफैक्चरर्स इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं बोला मैंने, अगर मुंह से निकल गया तो उसको माफ करेंगे। 1% ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन इंट्रा स्टेट ट्रेड करता है, मैन्युफैक्चरर है तो 0.5% अदर्स के केस में, 1% मैन्युफैक्चरर के केस में, 0.5% अदर्स के केस में। सर बीच में आपने 2.5% भी बोला है, वो सर्विसेज के केस में है। 1% मैन्युफैक्चरर के केस में इंट्रा स्टेट, 0.5% अदर के केस में इंट्रा स्टेट, 2.5% सर्विसेज के केस में, और केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल वही सर्विस जो शेड्यूल 2 के पैरा 6 क्लॉज बी में मेंशन्ड है, 6(2) पैरा शेड्यूल 2 6B। इज इट क्लियर? तो सर शेड्यूल 2 के 6B में क्या मेंशन्ड है ये भी तो आप जानना चाहेंगे। अरे बता दिया है आपको लास्ट लेक्चर्स में, जब हम लोगों ने शेड्यूल 1 2 3 किया है तो शेड्यूल 2 में बोला था, बताया था जी सर, आपने बताया था, जिसमें हम कहते हैं डीम टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और डीम टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। 7-8 पॉइंट बताए थे, डिस्कस किए थे डिटेल में। जी सर याद है, नहीं याद है तो सुन लें। 2(6)B शेड्यूल 2 के पैरा 6.B में हमने पढ़ा था। 2(6) में, शेड्यूल 2(6) में हम लोगों ने कंपोजिट सप्लाई के बारे में पढ़ा था, और कंपोजिट सप्लाई में 2 ही पॉइंट आते हैं, मैंने यहाँ पर फिर से दे रखा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट रेस्टोरेंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट रेस्टोरेंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट रेस्टोरेंट दिया है। नेक्स्ट पेज में मैंने आपको दे रखा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट रेस्टोरेंट। 2(6)B में क्या दिया है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट रेस्टोरेंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट रेस्टोरेंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट ए में दिया है, रेस्टोरेंट बी में दिया है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बी की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं। क्या दिया है? सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस or in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink where such supply or service for cash, deferred payment or other valuable consideration, that is known as composite supply। कहने का मतलब अजीब थोड़ा लगा जब मैंने बात की आपके ऊपर टैक्स रेट की, तो आपने 3 टैक्स रेट बताए। पहला बताया मैन्युफैक्चरर,
दूसरा बताया 0.5% अदर के केस में, 1% मैन्युफैक्चरर, 0.5% अदर के केस में, अदर सप्लायर्स के केस में, सप्लायर ऑफ गुड्स के केस में। जी हाँ जी, लेकिन अगर मैं बात करूं सर्विसेज के केस में तो 2.5% के बारे में बोला है। 2.5% ऑफ द इंट्रा स्टेट टर्नओवर इन केस ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाईज रैपर्ड, यानी इन रेस्टोरेंट जो मैंने बताया कंपोजिट सप्लाई, वहां पर 2.5% का टैक्स रेट लगेगा। 1% का मैन्युफैक्चरर, 0.5 अदर, 2.5% रेस्टोरेंट। इज इट क्लियर? अब कोई डाउट, अब कोई दिक्कत? नहीं सर दिक्कत है, आपने ऐसी बात करते हैं ना, दो चीजें तो समझ में नहीं आई। पहला आपने इंट्रा इंट्रा इंट्रा, तो क्या इंटर स्टेट ट्रेड करने वाले को कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट मिलेगा या नहीं? पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि अगर कोई पर्सन सप्लायर ऑफ सर्विसेज है अदर देन 26B का, रेस्टोरेंट को छोड़कर, और इंट्रा स्टेट है, मेरी बात समझें, सर्विस केवल वही ली गई जो इंट्रा स्टेट थी, जो 26B में मेंशन्ड है। इसका मतलब अदर देन दीज सर्विसेज, अगर इंट्रा स्टेट सर्विसेज हैं तो क्या उसको कंपोजिशन स्कीम में लिया जाएगा या नहीं? ये दो पॉइंट आए आपके दिमाग में? बिल्कुल आए, पक्का आया। पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर दीजिए, इंटरस्टेट सप्लायर्स को क्या ये बेनिफिट मिलता है या नहीं। चल द रजिस्टर, पॉइंट नंबर 2, आपके इसी क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर 2 यानी सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2, कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 है, सबसेक्शन 2 की बात करते हैं। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम if he is not engaged in the supply of service। अरे 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 अरे, इसी की तो सारा मारा मारी थी। यानी अगर कोई पर्सन सप्लाई ऑफ सर्विस करता है तो उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां पर सर्विसेज की सप्लाई करने वालों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक जगह मिलेगा, केवल 2.5% वाला 26B, यानी नहीं मिलेगा सप्लायर ऑफ सर्विसेज को एक्सेप्ट अदर देन 26B। हो गया, बता दिया आपको। तो अब तो ये कंफर्म हो गया ना, सप्लायर ऑफ सर्विस चाहे इंट्रा स्टेट हो, उसको ये बेनिफिट कंपोजिशन स्कीम का नहीं मिलने वाला। ये चीज तो यहां बैठा लीजिए। यानी अगर कोई सर्विस का सप्लायर है और 20 लाख के ऊपर है, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख के अंदर है, तो भी उसको सेक्शन 10 में नहीं जाना है फिलहाल इसके हिसाब से। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, he is not engaged in making any supply which are not liable to tax under this act। कोई भी, अब सर्विस की तो अब बात किनारे कर देना, अब सर्विस की तो बात दोबारा दिमाग में लाने की जरूरत ही नहीं है। केवल एक सर्विस है जो 26B में मेंशन है, जिस पर 2.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा इंट्रा स्टेट करने पर, अदरवाइज उसको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दूसरा कि अगर हम दूसरे लोगों की बात करें, यानी कि अब मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर की बात करें, तो वहां पर अगर वो नॉन टैक्सेबल कोई गुड्स की सेलिंग करता है, सप्लाई करता है, तो उसको भी ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अच्छा, नॉन टैक्सेबल आइटम की सप्लाई करने वाले को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सर एक बात बताइए, मैं 2 या 3 सामान या 10 या 50 सामान की सप्लाई करता हूं, सर्विस की तो बात अब है ही नहीं, अब मैं केवल बात करता हूं गुड्स की। तो सप्लाई ऑफ गुड्स है और उसमें से कुछ टैक्सेबल हैं और नॉन टैक्सेबल कुछ हैं। तो ठीक है सर, नॉन टैक्सेबल पर हम ये बेनिफिट नहीं लेंगे और टैक्सेबल पर बेनिफिट ले लेंगे। बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये ठेंगा है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा सर? वर्ड क्या लिखा है मैं फिर पढ़ता हूं। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड। मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स अगर इस तरह देना होता तो वो लिखा रहता कि द एसएससी इज नॉट एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 10 फॉर दोज आइटम्स which are not taxable under this act। इस तरह से कुछ मेंशन होता सेंटेंस, लेकिन instead of writing the sentences in such a way, they have framed the law by using the word
सब मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर मैटर क्लियर हो जाता है। और अगर थोड़ा भी यहाँ कंफ्यूजन है ना, थोड़ी देर बाद जब ये 4 पॉइंट हमारे हैं, 5, ये पांचों पॉइंट जब कवर कर लेंगे तो प्रोवाइडेड के में वो आपका पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ अभी वो भी क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर?